Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. सोचिए, हम जो रोज खाना खाते हैं वो हमारी थाली तक आता कैसे है, इतनी बड़ी आबादी के लिए। इसके पीछे ना एक पूरी कहानी है, एक फसल की कहानी, एक ऐसा सफर जो खेत से शुरू होकर हमारे अन्न भंडार तक जाता है। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान ने भूख की इतनी बड़ी सदियों पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। इसका जवाब हमारी पूरी सिविलाइजेशन के बुनियाद में है, और वो जवाब है खेती, यानी एग्रीकल्चर। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 12,000 साल पहले। जरा सोचकर देखिए वो जमाना जब हर दिन की सबसे बड़ी टेंशन बस एक ही थी, आज खाने का जुगाड़ कैसे होगा। तो देखिए, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक हम इंसान खाना बदोश थे। खाने और रहने की जगह के लिए यहां वहां भटकते रहते थे। फिर आया एक जबरदस्त रेवोल्यूशनरी बदलाव। इंसानों ने जमीन पर खेती करना सीख लिया, चावल गेहूं जैसी फसलें उगानी शुरू कर दी, और बस यहीं से जन्म हुआ खेती का, वही खेती जो आज हमारे इतने बड़े फूड प्रोडक्शन का बेस है। अच्छा, हम ये जो फसल या क्रॉप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पर बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं ना, तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का मतलब हुआ कि पूरे के पूरे खेत में सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही उगाया गया है। ठीक है, तो फसल क्या है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे होता है। पहला स्टेप क्या है? जवाब है जमीन तैयार करना। ये फसल उगाने का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। असल में फसल उगाना एक पूरा प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके 7 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार होती है, फिर बीज बोए जाते हैं, खाद और फर्टिलाइजर डाला जाता है, सिंचाई होती है, जंगली घास फूस से बचाया जाता है, और आखिर में कटाई और फिर स्टोरेज। हम एक एक करके इन सभी स्टेप्स को आगे समझेंगे। तो चलिए पहले स्टेप पर आते हैं। बीज बोने से पहले मिट्टी को उलटना पुलटना, उसे ढीला करना, ये इतना जरूरी क्यों होता है? मतलब इस पूरी मेहनत के पीछे साइंस क्या है? देखिए, इसके फायदे कई हैं। पहला, ढीली मिट्टी में पौधे की जड़ें ना आसानी से और गहराई तक जा पाती हैं, इससे पौधे को मजबूती मिलती है। दूसरा फायदा, जड़ों को भी सांस लेने में आसानी होती है। और सबसे जरूरी बात, मिट्टी के नीचे जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स दबे होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर पौधे उनका पूरा पूरा फायदा उठा पाते हैं। और ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जुताई यानी प्लाउइंग के तरीके वक्त के साथ कैसे बदले हैं। सोचिए, एक जमाना था जब किसान लकड़ी के हल और बैलों के सहारे ये काम करते थे, और आज ट्रैक्टर से चलने वाले मॉडर्न कल्टीवेटर हैं जो मेहनत भी बचाते हैं और टाइम भी। चलिए, जमीन तो तैयार हो गई, अब बारी है बीज बोने की, यानी सोइंग की। लेकिन सवाल यह है कि अच्छे हेल्दी बीज चुने कैसे? यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब बीजों को पानी में डालते हैं तो कुछ बीज ऊपर क्यों तैरने लगते हैं? इसका जवाब ना बड़े ही सिंपल साइंस में है। जो बीज खराब होते हैं या डैमेज्ड होते हैं, वो अंदर से खोखले और हल्के हो जाते हैं, और इसीलिए वो पानी पर तैरते हैं। ये हेल्दी बीजों को खराब बीजों से अलग करने का एक बहुत ही असरदार और सदियों पुराना नुस्खा है। बीज बो दिए, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, असली स्ट्रगल। अब हम ये समझेंगे कि किसान अपनी फसल को पोषण कैसे देते हैं और उसे अलग अलग चैलेंजेस, मुसीबतों से कैसे बचाते हैं। भारत में मौसम के हिसाब से देखें तो मोटी मोटी 2 तरह की फसलें होती हैं। एक है खरीफ, जो बारिश के मौसम में मतलब जून से सितंबर के बीच बोई जाती है, जैसे धान और मक्का। और दूसरी है रबी, जो सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च के बीच लगती है, जैसे गेहूं और चना। इससे साफ पता चलता है कि हर फसल की अपनी अलग जरूरतें हैं। अब जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी पोषण चाहिए, और इसके लिए इस्तेमाल होता है खाद और फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या है? ये फैक्ट्रियों में बने केमिकल्स हैं जो पौधों को खास न्यूट्रिएंट्स देते हैं। दूसरी तरफ है खाद यानी मैन्योर। ये पूरी तरह से नेचुरल है, गोबर और पौधों के वेस्ट से बनती है और मिट्टी की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाती है। ये जो ऑर्गेनिक खाद होती है ना, ये मिट्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये मिट्टी की पानी पकड़ने की कैपेसिटी बढ़ाती है, उसे पोरस बनाती है ताकि जड़ों तक हवा आसानी से पहुंचे। और तो और ये मिट्टी में मौजूद
अच्छे वाले माइक्रोब्स की तादाद भी बढ़ाती हैं, जो पौधों के दोस्त होते हैं। अच्छा, पोषण तो हो गया, पर उसके साथ साथ पानी भी तो चाहिए। पौधों के लिए पानी तो सबसे जरूरी है। तो सही टाइम पर सही अमाउंट में फसलों को पानी देने के इसी प्रोसेस को इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि नमी के बिना तो बीज में से पौधा निकलेगा ही नहीं। और सिंचाई के तरीके भी वक्त के साथ बहुत बदले हैं। पहले के जमाने में मोट, चेन पंप जैसे ट्रेडिशनल तरीके यूज होते थे। वो सस्ते जरूर थे, पर उनमें पानी बहुत वेस्ट होता था। आज स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जैसे मॉडर्न तरीके हैं, जो पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहानी में एक विलन भी है। किसानों के सामने एक और दुश्मन खड़ा होता है, खरपतवार यानी वीड्स। ये वो बिन बुलाए मेहमान पौधे हैं जो असली फसल के साथ उगाते हैं और फिर पानी, न्यूट्रिएंट्स, जगह और धूप के लिए हमारी मेन फसल से कंपटीशन करने लगते हैं। नतीजा, पैदावार कम हो जाती है। तो इस दुश्मन से निपटने के लिए किसान कई हथियार अपनाते हैं, जैसे जुताई करना या फिर खुरपी जैसे औजारों से इन्हें हाथ से ही निकाल देना, या फिर वीडीसाइड्स नाम के केमिकल्स का स्प्रे करना। मतलब एक अच्छी फसल चाहिए तो इन खरपतवारों को हटाना ही पड़ेगा। तो महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आता है जिसका इंतजार था, मेहनत का फल मिलने का समय। अब बात होगी फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग, और उसके बाद उसे सही से स्टोर करने की। तो जब फसल पूरी तरह से पक जाती है तो उसे काटा जाता है। इसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। इसके बाद एक और जरूरी काम होता है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। और मजे की बात यह है कि आजकल ये दोनों काम एक ही मशीन कर देती है, जिसे कंबाइन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, ताजा कटी फसल में लगभग 90% पानी होता है। 90%। इसीलिए उसे स्टोर करने से पहले अनाज को अच्छी तरह सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो नमी की वजह से कीड़े, फंगस ये सब मिलकर पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। अब अनाज को सेफ रखने के भी अलग अलग तरीके हैं। छोटे किसान जूट की बोरियों या मेटल के बड़े बड़े डिब्बों में रख लेते हैं। वहीं बड़े लेवल पर सरकार इसे बड़े बड़े साइलो और ग्रेनरीज में स्टोर करती है। और हाँ, एक देसी तरीका भी है जो आज भी घरों में काम आता है। कीड़ों से बचाने के लिए अनाज में सूखी नीम की पत्तियां डालना। तो देखिए, पहली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें घुमक्कड़ जीवन से निकालकर एक जगह बसाया और महान सभ्यताओं की नींव रखी। उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी बढ़ती आबादी और बदलते मौसम के बीच अगली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कैसी होगी? वो क्या बदलाव लाएगी?